सर आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। अदनान भाई इधर आए। अब आ रही है हाँ। थैंक यू। अच्छा भाई चलो स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेल। हम आज की अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं इस चैप्टर के बाद, ठीक है। सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी में होने वाले तमाम फंक्शन सेल पर बेस्ड होते हैं, यानी कि जितने भी फंक्शन, भले वो फिजियोलॉजिकल हो, भले वो मैकेनिकल हो या वो केमिकल रिएक्शंस हो, वो सारे के सारे तुम्हारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सबके सब सेल ओरिएंटेड होते हैं, सेल पे डिपेंड करते हैं, सेल उन्हें एग्जीक्यूट करता है, सेल उन्हें कंट्रोल भी करता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर तुम देखो तो स्ट्रक्चर्स बनाने का काम भी किसका है? सेल का है, सही है। इसी तरह से टिश्यूज बनाने का काम भी किसका है? स्ट्रक्चर सेल से बन रहा है, टिश्यू सेल से बन रहे हैं, सारे फंक्शन सेल से हो रहे हैं। तुम्हारे सारे ऑर्गन, जैसे कि तुम्हारे ऑर्गन में आ गए ब्लड वेसल्स और खुद ब्लड भी, ब्रेन आ गया, लिवर आ गया, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, ये सब सेल से बने हुए। इनफैक्ट आप बात कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? एक सेल की वजह से। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से? किसी को आइडिया? 4 तरह के सेल्स कौन कौन सी 4 तरह हैं हमारे पास? नो बेटा, वो तो ब्लड की टाइप्स हो गई। आपके पास जो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं उसके अंदर एक आ जाता है आपके पास, जरा थोड़ा सा मुश्किल एलिमेंट है, आपके सिलेबस से बाहर भी है और जरा सिलेबस से, लेकिन समझ जाओगे आप लोग। एक नर्वस सेल्स होते हैं, दूसरे कनेक्टिव, हाँ मसल भी होते हैं बिल्कुल, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, तीसरे मसल सेल लिख लो, और चौथे आपके पास होते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो हमारे पास 4 तरह के सेल्स हैं, इंक्लूडिंग नर्वस सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, मसल सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स, सही है। तो जब आप एक सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, एक सेल के स्ट्रक्चर में 2 बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास, 2 बेसिक डिवीजन है। सेल टोटल ओवरऑल पूरी दुनिया में 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और दूसरे प्रोकैरियोटिक। ये टर्म शायद आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी जल्दी हो समझने में, लेकिन मैं बहुत आसानी से एक बात आपको समझा दूं। एक वो सेल्स है तुम्हारे पास जो प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, सही है। जो प्रॉपर्ली डेवलप्ड सेल्स है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इनके पास? ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं यूकैरियोटिक सेल की, एक प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। अब जब सेल की आपने 2 क्लासिफिकेशंस बनाई, तो एक यूकैरियोटिक होता है और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के पास कंप्लीट सेल नहीं होता। अच्छा, वायरस तो जिंदगी के जुमरे में ही नहीं आ रहा है ना, वायरस तो लाइफ से ही अबंडेंट है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं कंसीडर किया जा रहा। बट आपके पास जब यहाँ पर डिवीजन बन रहा है, तो ये डिवीजन आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स का है और प्रोकैरियोटिक सेल्स का है। प्रोकैरियोटिक वो है जो कि अनडेवलप्ड सेल्स है, जैसे कि बैक्टीरिया के पास होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि डेवलप्ड सेल्स हैं, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास होता है। जब आप बात करते हैं फिर किसकी? एनिमल सेल की। तो भाई एनिमल सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल से बहुत सारी वजूहात से डिफरेंसेस रखता है। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? डिफरेंसेस होते हैं। और जब आप बात करते हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की, लेट मी जस्ट गो विद द स्ट्रक्चर थिंग अलोंग विद द डायग्राम। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल की क्या है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन। क्या है बेटा सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग?
सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपके पास एक ऑर्गेनील आ जाता है, ये ऑर्गेनील आपके पास रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं एक एनिमल सेल के अंदर। एक एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया, they are like way more in their number, हाँ। रेस्पिरेशन, ये ग्लूकोज तोड़ेंगे, एनर्जी देंगे, पावर हाउस कहलाते हैं हमारे सेल का। क्या कहलाते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आपके पास एक ऑर्गेनील और आ रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। क्या कहा जाता है इसको बेटा? सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन, जबकि सेल सरफेस मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों यहाँ पर भी होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल क्या करता है बेटा, कोई बताएगा? हर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल। वेरी गुड। सेंट्रियोल एक स्टार शेप बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टार शेप बॉडी, जो कि सिर्फ तब अपीयर होती है जब सेल डिवाइड होने जा रहा होता है। जब सेल डिवीजन की तरफ जाएगा तभी आपके पास सेंट्रियोल अपीयर होगा। और सेंट्रियोल क्या करेगा? सेंट्रियोल हेल्प करता है। सेंट्रियोल हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है सेंट्रियोल? सेल डिवीजन में, ठीक है भाई। इसके बाद आपके पास यूनिट आ जाता है न्यूक्लियस का। किसका यूनिट आ जाएगा इसके बाद? न्यूक्लियस का यूनिट आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस एज इट इज प्लांट सेल के पास भी मौजूद होता है। एनिमल सेल भी न्यूक्लियस कैरी करते हैं, प्लांट सेल भी न्यूक्लियस कैरी करते हैं। यहाँ पर एनिमल सेल के पास भी राइबोसोम होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ है। इनके पास भी राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। फिर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसके पास वैक्यूल मौजूद है एनिमल सेल के पास, जो कि न्यूमरस इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। मल्टीपल वैक्यूल्स हैं, छोटे छोटे। एनिमल सेल के पास छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद हैं। एनिमल सेल के पास क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद हैं। और जो प्लांट सेल है बेटा, प्लांट सेल के पास क्या है? एक बड़ा वैक्यूल है। प्लांट सेल के पास क्या है? एक बड़ा वैक्यूल है। और इसका जो वैक्यूल होता है ना, वो सैप वैक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सैप वैक्यूल कहलाता है। वो सैप स्टोर करता है। इसलिए सेल सैप क्या होता है? जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। फिर इसके बाद क्या आता है आपके पास? इसके बाद जो है वो प्लांट सेल की कहानी आ जाएगी। प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है बेटा। ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के पास मौजूद नहीं था। क्लोरोप्लास्ट ऐसी बॉडीज है आपके पास जो कि लाइट को ट्रैप करती हैं, एंड दे एक्चुअली हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का नाम क्लोरोफिल से निकला, और क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट। पिगमेंट कैसा होता है? ग्रीन कलर का, और ये लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड। सही है, लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू, और खुद कैसा होता है? जाहिर सी बात है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो तुम्हें नजर आ रही है, तो ग्रीन कलर का नजर आता है। फॉलो तुम्हें लाइट एब्जॉर्ब कौन सी करते हैं? रेड एंड ब्लू। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। लाइट एब्जॉर्ब करी, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जोड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के बना दिया, क्या बना दिया? वेरी गुड, ग्लूकोज। फिर ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजाया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाता है एक न्यूक्लियर एनवेलोप। आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियस की जरा डिटेल में जा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है एनिमल सेल में। प्लांट सेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसको। You have got one nuclear envelope, उसमें फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि स्कैटर्ड थ्रेड लाइक मटेरियल है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ये सारा का सारा मटेरियल मिला के ये मटेरियल बनता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? फॉलो कर रहे हैं? गुड। डिफरेंसेस समझ में आए? इसके पास सेल वॉल है, इसका सेल वॉल नहीं है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसका क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसके पास सेंट्रियोल है, इसके पास सेंट्रियोल नहीं है।
इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स, इसके बाद एक बड़ा सैप वैक्यूल है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये अपना खाना खुद बना सकता है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो भाई जरा डिफरेंसेस एक जगह पर लिख लिए जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट। एनिमल सेल डज नॉट कैरी क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल कैरी क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल हैज स्मॉल मल्टीपल वैक्यूल्स, plant cell has one large vacuole which stores sap in it, and the animal cell enzymes and other secretions are stored in the vacuole, whereas plant cells में cell sap stored होता है which is nutrient, mineral and water. And on the other hand, the animal cell carries centriole for the cell division. The plant cell does not carry centriole. Centriole is absent in plant cell. Plant cell is of fixed shape. Animal cell is of irregular shape. ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गए क्या, ये आपके पास आ गए डिफरेंसेस। लिखना है, ओके। एनिमल वैक्यूल में एंजाइम्स और एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होते हैं। तो गाइस डन। तुम लोगों को गिरनी नहीं रहेगी, मेरी तो बहुत टाइट है। कॉपी करो। Let's start with this. इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आता है आपके पास सेल्यूलर ऑर्गेनील्स। सेल्यूलर ऑर्गेनील्स में सबसे पहला ऑर्गेनील आता है तुम्हारे पास न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है पूरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर का, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो हेल्प करता है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज, टू कंट्रोल यू कैन से ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। कौन कर रहा है कंट्रोल? न्यूक्लियस में कौन कर रहा है कंट्रोल? क्रोमोसोम में कौन कर रहा है कंट्रोल? क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर कौन है? डीएनए। कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए कहां से आया तुम्हारे पास? इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स। जीन होते हैं इसके अंदर। जीन क्या करते हैं? प्रोटीन बना। क्या करते हैं जीन? तुमने कभी सोचा है कि सेल की सारी एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल हो रही है डीएनए से? सेल की सारी एक्टिविटीज से कैसे कंट्रोल हो रही है? जीन से। कैसे? मैं तुम्हें आज एक सोचने की वजह दे रहा हूं, जरा सोचना इस बारे में। डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन की मदद से बनेंगे एंजाइम्स। क्या बनेंगे? उस एंजाइम की मदद से बनेगा, फॉलो करते हैं, उस एंजाइम की मदद से बनेगा केमिकल, या बनेगा नहीं, यूं कह लो कि होगा केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। किसकी मदद से होगा? एंजाइम की मदद से। दोबारा से देखो, जीन ने बनाया
प्रोटीन, प्रोटीन से बना एंजाइम, एंजाइम से हुआ केमिकल रिएक्शन। अगर नहीं बनाता वो एंजाइम और प्रोटीन तो क्या आपके पास केमिकल रिएक्शन हो पाता? नहीं, तो हो गया ना कंट्रोल। अब जब उसकी मर्जी होगी तो वो एंजाइम बनाएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब दूसरा एलिमेंट सुनो, सेल के अंदर चीजों का आना और सेल के बाहर चीजों का जाना किससे कंट्रोल होता है? जीन से। कैसे? डीएनए बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है डीएनए? प्रोटीन। और प्रोटीन चैनल बनता है और चैनल बन के मेम्ब्रेन पर लगता है और मेम्ब्रेन पर लगने वाले चैनल एक दरवाजा है सब्सटेंसेस के आने जाने के लिए। अब अगर ये चैनल बनेगा, बन के लगेगा सेल मेम्ब्रेन पर, तो वो अलाउ करेगी ना सब्सटेंसेस को आने के लिए अंदर या बाहर जाने के लिए। अब अगर उसने जीन ने बोला नहीं मुझे तो नहीं आने देना, तो भाई नहीं बनाएगा वो प्रोटीन। और जब वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा आपके पास चैनल, और जब चैनल नहीं बनेगा तो सब्सटेंस ना अंदर आ पाएगा ना बाहर जा पाएगा। तो एंट्री और एग्जिट कंट्रोल हो गई किससे? जीन से, डीएनए से। समझ में आ रहा है बेटा? अब इसी तरह से फिर आपने बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन है? जरा गौर से पढ़ना। न्यूक्लियस को कह रहे हैं न्यूक्लियस द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? मसल बनाना है, मसल में प्रोटीन है। सेंट्रियोल बनाना है, सेंट्रियोल में प्रोटीन है। साइटोस्केलेटन में, साइटोस्केलेटन में प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है, उसमें प्रोटीन है। सब जगह आपके पास क्या है? और प्रोटीन बनाने वाला कौन है? डीएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन के बनने को, तो कंट्रोल करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज को और कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स। सही है? तो न्यूक्लियस में होता क्या क्या? जब एक न्यूक्लियस को गौर से देखा तो इसके अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल नजर आया और उस थ्रेड लाइक मटेरियल का नाम हमने रखा क्रोमेटिन मटेरियल। क्या नाम रखा हमने? क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था इसके साथ साथ मौजूद था न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मौजूद था? न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मौजूद था न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप आउटर कवरिंग है। किसकी आउटर कवरिंग है? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। सही। उसके अंदर छोटे छोटे से क्या मौजूद है? पोर्स मौजूद है। क्या मौजूद है? छोटे छोटे से पोर्स मौजूद है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर मौजूद लिक्विड है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, स्कैटर्ड थ्रेड लाइक मटेरियल, और ये सारा का सारा मटेरियल कवर्ड है न्यूक्लियर एनवेलप से जिसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो भाई जरा प्लीज इसको फॉलो करना। आपके पास स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन मटेरियल है और जब वो एक जगह जमा हो जाता है तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। जब आपके पास स्कैटर्ड थ्रेड लाइक मटेरियल की बात होगी तो उस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उस वक्त वो क्रोमेटिन मटेरियल है। और जब वो एक जगह जमा हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म दूसरी चीज है, इट इज अ फ्लूइड ऑफ, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है बच्चा? फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवेलप क्या? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज डबल लेयर एंड इट पोजेस पोर्स। बाकी तो कहानी आपको क्लियर ही है ऑलरेडी। तो न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोल करता है सारी एक्सप्रेशन बॉडी के। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज बॉडी के। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन वो जो के अबाव अजदाद से तुम लेकर आए। तुम्हारी हाइट एक एक्सप्रेशन है, तुम्हारा हेयर कलर एक एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेस होना एक्सप्रेशन है, एंजाइम बनना एक एक्सप्रेशन है। हर एक बंदे के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होते, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी के पास ज्यादा इंसुलिन बनती है, किसी के पास कम इंसुलिन बनती है। इसका ज्यादा बनती है वो ज्यादा मीठा खाते हैं, इसका कम बनती है वो कम खा रहा होता है। समझ में आ रही है बात? अब इसी तरह से आपके पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक और ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है। इनर कवरिंग के अंदर क्रिस्टे मौजूद होता है। क्रिस्टे एक रॉड शेप माइटोकॉन्ड्रिया है, बल्कि पूरा का पूरा ही एक रॉड शेप ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसका हम नाम दे देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका नाम दिया जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। हम इसमें से क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। जब आप C6H12O6 को ऑक्सीजन देते हैं तो वो टूट जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड में इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल साथ में और प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। रॉड शेप होता है, डबल लेयर होता है, अंदर वाली लेयर में इनफोल्डिंग्स भी होती है। इनफोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टे। क्या नाम है? आप लोगों ने याद नहीं किया मेरे साथ, याद कर लो ना, आसानी हो जाएगी। दोबारा से सुनो। हाँ कर लो, अभी कर लो, तो मसला ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप स्ट्रक्चर, एनर्जी बना के देता है रेस्पिरेशन की मदद से। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यही वजह तुम ऑक्सीजन लेते हो जब इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड देते हो जब एक्सहेल करते हो, ठीक है। और जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डबल लेयर है, एक इनर मेम्ब्रेन है जिसमें इनफोल्डिंग्स है। इतना भी याद कर लो कि इनफोल्डिंग और नाम याद करने की भले जरूरत नहीं है। It has got double layer membrane and it has inner membrane which has enfoldings, and that enfolding is actually present to increase the surface area. क्या increase करने के लिए? इसके बाद आपके पास आ जाता है क्या? वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है? Animal cell possesses multiple small vacuole. Plant cell possesses single large vacuole. Animal cell में क्या है? Small, बहुत सारे vacuole. Plant cell में क्या है? Single large vacuole. Plant cell में cell sap होता है। Plant cell के vacuole में क्या होता है? Cell sap. Animal cell के vacuole में क्या होता है? एनिमल सेल के वैक्यूल में एंजाइमेटिक सेक्रीशंस होती हैं। क्या होती हैं? एंजाइमेटिक सेक्रीशंस होती हैं। और बेटा ये जितने भी वैक्यूल्स हैं सबकी मेम्ब्रेन का भी एक नाम है, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा ओके। वालेकुम सलाम। एक्स्ट्रा सेटिंग डन है, इधर लगा के देखो पर अगर बगैर तारे हिलाए लगा सको तो लगाना, वरना प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। देख यहाँ पे एक्सटेंशन है, इधर इधर चेयर पे रखा हुआ है ना, किसी एक खाली इसमें लगाओ बस, सही नहीं हुआ।